नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंट स्थित बता दें कि गुरुद्वारा में सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर दरबार हाली के मुख्यमंत्री ने सौगात देते हुए यात्री निवास और प्रवेश द्वार का भी लोकार्पण किया। सौंदर्यीकरण कार्य की कुल लागत 2 करोड़ 32 लाख रुपए है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य और अन्य स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कार्यक्रम स्थल पर आनंद और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कालीबाड़ी के मोहन जी, श्री रविंद्र दास जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार कुलदीप सिंह नीलू जी, सरदार जसपाल सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री जगनैन सिंह जी, सरदार हरप्रीत सिंह सानी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, लखनऊ से पधारे अल्पसंख्यक आयोग के हमारे सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार अर्जुन कोहली जी, परमजीत कौर राणा जी, इंद्रजीत सिंह बॉबी जी, ब्रजपाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पधारे गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बड़ा पवित्र दिन है और पवित्र दिन हमारे लिए इसलिए भी जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में हमारी गुरु परंपरा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह आदेश है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व के इस आयोजन में हमें पैड़लेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी सिख बंधुओं को, प्रदेश भर के सभी सिख बंधुओं को और भारत की आन मान और शान पर विश्वास करने वाले हर उस नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिखों के समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा
जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैड़लेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके, नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों को साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए। गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को, दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान
जब दीवालों पे चिना जा रहा था, तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो पूछता है अपने भाई से, क्या आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया, लेकिन पहले तुम जा रहे हो। इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री से अपनी शिकायतें और समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान पारदर्शी समाधान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाए और शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय, श्रद्धालु और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरुवाणी को सत्य, सेवा और प्रतीक बताते हुए समाज से इसे अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरुवाणी का संदेश मानवता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का मार्ग दिखाता है। इसके साथ ही बता दें कि पर्व पे संदेश दिया और सीएम योगी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर बधाई दी और इसके साथ ही बता दें कि सिख समुदाय, श्रद्धालु और प्रदेशवासियों को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरुवाणी को सत्य, सेवा का प्रतीक बताते हुए समाज से इसे अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरुवाणी का संदेश मानवता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का मार्ग दिखाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। लिखा कि वे भारतीय राजनीति के एक श्रेष्ठ और प्रमुख वक्ता और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया जहां उन्होंने सच्चे स्वयंसेवक थे, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा। इसके साथ ही सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान को सदैव आदरपूर्वक समर्पण किया जाएगा। और इसके साथ ही लखनऊ से एक खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा कर तमाम जानकारी दी। और लखनऊ से एक खबर है जहां सीएम योगी ने बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित करी और बता दें कि श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा किया जहां उन्होंने बता दी कि अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही बता दें कि भावभीनी श्रद्धांजलि देते उन्होंने पोस्ट साझा किया जहाँ उन्होंने अरुण जेटली के प्रकाश और इसके साथ ही उनके योगदान को याद किया। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अपने पोस्ट में साझा की। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां सपा कार्यालय पर कल बड़ी पीडीए पंचायत और पीडीए पंचायत में सपा के बड़े नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव पंचायत को करेंगे संबोधित जहां बता दें कि 2027 को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही पीडीए को लेकर होंगे कई महत्वपूर्ण फैसले और देश प्रदेश के नेता पीडीए पंचायत में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि आयोजन किया जा रहा है पीडीए को लेकर कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले और चर्चा देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही बता दें कि इसमें बड़े नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव पंचायत को संबोधित भी करेंगे जहां 2027 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि और आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही सपा कार्यालय पर कल बड़ी पीडीए पंचायत होने जा रही है जहां
सपा के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और अखिलेश यादव पंचायत को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही 2027 को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। पीडीओ को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी देखने को मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा कार्यालय पर कल बड़ी पीडीओ पंचायत का आयोजन होने जा रहा है और सपा के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और अखिलेश यादव बता दें कि इस पंचायत को संबोधित भी करेंगे, जहां रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सपा कार्यालय पर कल बड़ी पंचायत पीडीए पंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बता दें कि सपा के बड़े नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव इसको संबोधित भी करेंगे। 2027 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और कई महत्वपूर्ण फैसले भी इसमें देखने को मिलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सपा कार्यालय पर कल बड़ी पीडीए पंचायत का आयोजन होने जा रहा है और सपा के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव इसको संबोधित करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। लखनऊ में हुए इस प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई टलने से अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश है और वे जल्द निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पुलिस ने स्थिति को शांत करने की भी कोशिश की। लखनऊ से एक खबर है, जहां अभ्यर्थियों ने बता दें कि आवास का घेराव करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बता दें कि जल्द समाधान और इसके साथ ही उनके आवास का घेराव किया गया। भर्ती मामले में घमासान देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने बता दें कि आवास का घेराव किया। डिप्टी सीएम के आवास का ये घेराव करते हुए उन्होंने बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी और सुनवाई टलने से अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश है और जल्द निर्णय की मांग रखी गई है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कई अभ्यर्थियों को हिरासत पे भी लिया गया और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई घटना देखने को ना मिले और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तैनाती रखी। खबर बलरामपुर से है, जहां खाद की भारी किल्लत के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि समितियों पर टोकन तो बांटे जा रहे हैं, लेकिन खाद की आपूर्ति बेहद ही कम है। एक बोरी खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर भी खाली हाथ लौटते हैं। इसके साथ ही प्राइवेट दुकानों पर किसानों को खाद बता दें कि 450 से 600 रुपए तक की ऊंची कीमतों पर खरीदनी पड़ रही है और इससे नाराज किसानों ने प्रशासन पर कालाबाजारी रोकने में नाकामी का आरोप लगाया है। बलरामपुर से ये खबर है, जहां किसानों ने आरोप लगाया और इसके साथ ही खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और परेशान इस किल्लत से बता दें कि किसान काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और खाद के लिए बहाल और इसके साथ ही बता दें कि खाद की कालाबाजारी देखने को मिल रही है और प्रशासन पे आरोप लगाया गया है कालाबाजारी का। इसके साथ ही बता दें कि किसान काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं और इसके साथ भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिसके बाद किसानों ने बता दें कि प्रशासन पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। सभी जो सहकारी समितियां हैं उन पर वितरित किया जा रहा है और जैसे 200 बोरी आती हैं तो हम टोकन बंटवाकर उसको वितरण करना सुनिश्चित करते हैं। आज भी यहाँ वितरित किया जा रहा है और टोकन हमने थोड़ा ज़्यादा बांटे थे ताकि जो लोग एक दिन भीड़ में लगे हैं, लाइन में लगे हैं, उनको सभी को टोकन बांट दिया जाए और आज जितनों को वितरित होगा वो दे दिया जाएगा और जो बाकी शेष बचेंगे उनको कल वितरित होगा। कितने टोकन बांटे गए? हमारे यहाँ पे 400 टोकन बांटे गए थे। कितने बोरी खाद आई है? आज 200 बोरी आई हैं। इस वक्त हम कौआपुर के उपकेंद्र महाराजगंज के उपकेंद्र पे खड़े हुए हैं। ये खाद की बोरियां आपको दिख रही हैं और यहाँ पे जो किसानों की लाइन है, काफी लंबी लाइन लगाई गई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक तरफ दुकान के बाहर का नज़ारा दिखाएं, जिससे कि किसान और महिलाएं जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाद के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हम यहाँ पे मौजूद जो सचिव हैं यहाँ के, उनसे भी बात करेंगे कि इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगी हुई है। क्या नाम है आपका? किस पद पे हैं आप? यहाँ सचिव पद पे। क्या समस्या है जो इतनी भीड़ लगी हुई है बाहर? दोबारा आते हैं, दोबारा आ रहे हैं। कोई ऐसा मशीन में फीडिंग नहीं हो पा रही है
कि हम इन्हें पकड़ पावें कि ये जो है मतलब कल ना फिर मैं दूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। ये लोग मैं बहुत चेहरे ऐसे हैं कि आ जाते हैं, फिर कल मैं वितरण करूँ, कल फिर लाइन लगा के आ जाएंगे। अब टोकन से तो पकड़ में आ रहा है, 800 टोकन बता है। अब उस टोकन जिसके पास रहेगा, ये ऐसे भी व्यक्ति स्टॉक आपके पास कितना? 220। तो कितने लोगों को लगभग मिलेगा? अब 220 लोगों को मिला, एक बोरी दे रहा हूँ। एक बोरी दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग यहाँ 400 से 500 लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ। तो बाकी लोगों को कैसे आप क्या उनके लिए रात बिरात रैक लग रही है। हाँ। 500 बोरी आ रही है। हाँ। फिर वो जो टोकन लिए हैं नंबर, जैसे 25 दूना 50 नंबर तक आज दूंगा, फिर जो बचेंगे वो मैं बुला के फिर उनको दूंगा। जिला अधिकारी बलरामपुर का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, किसी भी किसान को खाद की किल्लत नहीं हमारे यहाँ, और सबको खाद मिलेगी। वो एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये किसान भैया बार बार आ रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं हम पकड़ पा रहे हैं इनका कि ये कल आवे फिर मैं पहचानूं। बस ये नया कोई मुझे बता दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि कल के डेट में फिर पकड़ में आ जाए कि ये ले गए थे आज फिर ले जा रहे हैं। अभी एसडीएम तुलसीपुर भी आए हुए थे, यहाँ पे मौजूद थे। हाँ। वो लोगों को टोकन बांट रहे थे, वो बता रहे थे, उन्होंने बताया कि हाँ टोकन चेक किया। उन्होंने बताया है कि लगभग 400 लोगों से ऊपर हमने टोकन बांटा है। हाँ, सही है, बांटा नहीं है, कल तहसीलदार साहब बांटे थे। अच्छा, कल एसडीएम साहब चेक कर रहे थे कि किसके पास टोकन है किसके पास नहीं। कल तहसीलदार साहब आके अपने खुद बंटवा के गए। क्या समस्या आपको आ रही है? मेन समस्या क्या रही है? जैसे महिलाओं को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं कि पुरुष को प्राथमिकता दे रहे हैं? मेरी जो सोच है भैया, किसान जो जेंट्स है उनके नाम से खेत है, वो तो पकड़ में आ जा रहा है खेतौनी से। हाँ, ये इनका आधार जो मैच करता है वो ठीक है, महिलाओं का मैच नहीं कर रहा, तब भी मुझे मजबूरी में देना। कोई बता रही बॉम्बे कमाने गए हैं, कोई यही बगल में खड़ियाए हैं, अपने लाइन में लग के ले रही है। ये सिस्टम ये जबरदस्ती। कई महिलाएं ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि जो खाद है वो बराबर मिल नहीं पा रही है। खाद एक आध दिन नागा होता होगा, डेली बढ़ता है, लेकिन वही महिलाएं बार बार घूम घूम भैया आ रही हैं। कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि इनके पकड़ में आ जाए कि कल ले गई हैं तो परसों न पाएं। कुछ ऐसा सिस्टम मशीन में हमारे। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है यहाँ पर? पूरा सहयोग है। वो लोग खुद वर्दी पूरी डेली गंदी उनकी हो जा रही है, धक्का। ये खुद लाइन में नहीं लगना चाहते, जबरदस्ती लेने का प्रयास करते हैं। ये लाइन में भैया नहीं लगते, सबसे बड़ी समस्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये सचिव जी थे और बता रहे थे कि किस तरीके से खाद बांटी जा रही है। और यहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं वो सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों की पहचान नहीं हो पा रही कि किनको खाद मिल चुका है और किनको खाद नहीं मिला है। बने रहिए RN TV पे। विशाल सिंह, बलरामपुर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बता दें कि ट्रैफिक सिपाही विपिन कुमार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विजयनगर के पास ड्यूटी के दौरान विपिन कुमार को तेज रफ्तार आर्टिका कार ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि सिपाही करीब 10 फीट हवा में उछलकर 100 मीटर दूर जा गिरा। सिपाही को गंभीर हालत में बता दें कि मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विपिन कुमार बुलंदशहर जिले के खुर्जा के बता दें कि विमला नगर निवासी थे और गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। पुलिस के अनुसार कार तेज रफ्तार में अपनी लेन छोड़कर तीसरी लेन में चली गई और सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और चालक को हिरासत में लिया गया है। सिपाही के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई थी। उनकी मौत से पुलिस विभाग और परिवार में शोक की लहर है। बता दें कि विजयनगर थाने में आरोपी चालक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। देखिए 22 अगस्त 2025 को शाम को 6:15 बजे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे है, वहाँ पे IPEM एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे आरक्षी विपिन कुमार ड्यूटी पे थे। उसी समय एक अर्टिका गाड़ी 120 की स्पीड से आते हुए अंदर लेन में, जिधर डिवाइडर उधर से आते हुए बीच का लेन क्रॉस करते हुए जिधर सिपाही किनारे खड़ा था उसको हिट करते हुए तेज़ी से निकल गई, जिसमें तत्काल जो हमारी फोर्स थी उसको अटेंड करते हुए मणिपाल हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान कल रात में उसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में विजयनगर थाने पे अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मुकदमा लिखा गया है और इसमें जो अर्टिका गाड़ी थी उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो विनीत उर्फ बिन्ने चला रहा था गाड़ी और उसका भाई सुमित बैठा था, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़्यादा जानकारी करने पे और पूछताछ में ये पता चला कि
जो बिनीत और बिन्ने है जो गाड़ी चला रहा था, ये मधुबन बाबूधाम थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। इसमें मृत्यु हो गई है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की। खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। बदमाश बता दें कि एक व्यक्ति को गोली मारने के मामले में वंचित था। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। मशान घाट पे एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। इस सूचना पे थाना रॉबर्ट्सगंज पे मुकदमा अपराध संख्या 699/25 धारा 109 पंजीकृत हुआ था। उस मुकदमे में अमित उर्फ प्रिंस वांछित चल रहा था। लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। रॉबर्ट्सगंज प्रभारी निरीक्षक को एक सूचना प्राप्त हुई कि आज होना से हिंदवारी पुलिया की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। इस सूचना पे एसओजी प्रभारी, रॉबर्ट्सगंज थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को घेरा देख करके प्रिंस ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दिया। हिकमत अमली से अपने आप को बचाते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें प्रिंस के पैर में गोली लग गई। प्रिंस को जिला अस्पताल रवाना किया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार। आज भारत